दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। तो हम इस प्रश्न को दो खंड में समझने का प्रयास करेंगे। पहला खंड ये है कि भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और दूसरे खंड में हम बात करेंगे कि वर्तमान में इसकी सार्थकता क्या हो सकती है। तो यदि हम प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता हम ये पाते हैं कि वैदिक काल में विद्यार्थी प्रायः माता पिता का घर छोड़कर गुरुकुल में निवास करके ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो पहली विशेषता में हम इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। दूसरा, गुरु मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, विद्यार्थी उसका श्रवण करते थे, उसको सुनते थे, चिंतन और मनन किया करते थे। तीसरी विशेषता, शिक्षा की जो विधि थी वह वाद विवाद पद्धति, कथा पद्धति, गृह कार्य वगैरह उसी प्रकार के दिए जाते थे। तीसरा, प्रायः प्राकृतिक परिवेश में वृक्षों की छाया में कक्षाएं संचालित होती थी, और गुरुकुल जो होता था वह किसी गांव के या किसी नगर के आसपास होता था, ताकि रोज़मर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जो विद्यार्थी गुरु जी के पास ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वे भिक्षाटन करते थे, जिनसे गुरुकुल के संचालन में जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता हो वह भिक्षा से उसे प्राप्त कर सकें। गुरुकुल जो होता था यह प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः राजनीतिक, जातीय या सामुदायिक प्रभावों से मुक्त होता था एवं दूर होता था। आश्रम जो होते थे उस पर आश्रम के आचार्य का नियंत्रण होता था, न कि किसी राजनीतिक सत्ता का। सत्ता का संरक्षण मिलता था, सहयोग मिलता था, लेकिन नियंत्रण नहीं होता था। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद ही शुरू होती थी। हालांकि इस व्यवस्था का एक दोष यह था कि उपनयन संस्कार से शूद्रों को वर्जित किया गया था और शूद्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते थे। तो यह इस व्यवस्था का एक दोष है। प्रत्येक वेद के अध्ययन की जो अवधि होती थी वो 12 वर्ष होती थी। यदि आप एक वेद का अध्ययन करेंगे तो 12 वर्ष, 2 वेद का अध्ययन करेंगे तो 24 वर्ष, 3 वेद का अध्ययन करेंगे तो 36 वर्ष, 4 वेद का अध्ययन करेंगे तो 48 वर्ष। और उसी क्रम में जो छात्र होता था उसको स्नातक की, वसु की, रुद्र की और आदित्य की उपाधि मिलती थी। 48 वर्ष जो वेद का अध्ययन करता था, जो चारों वेद का अध्ययन कर लेता था, उसे आदित्य कहते थे। और 12 वर्ष तक जो एक वेद का अध्ययन करता था उसे हम स्नातक कहते थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नृत्य, कला, ज्योतिष आदि विषयों पर भी शिक्षाएं दी जाती थी। परीक्षाएं मौखिक होती थी। अंत में दीक्षांत समारोह होता था और गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता था, गुरुदक्षिणा दी जाती थी। ये थी वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता। अब आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के समय में हम देखेंगे विद्यार्थी के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ी समस्या है वह है अनुशासनहीनता, ज्ञान का व्यवहारिक समझ। और वर्तमान में विद्यार्थी यह भोग विलास को अपने विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग मानता है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैदिक कालीन शिक्षा से हम इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि गुरुकुल में रहने वाला विद्यार्थी वह अनुशासित है, भोग विलास की वस्तुओं से दूर है, उसे गुरुकुल में
पढ़ाए गए ज्ञान की और समाज की एक सही और एक साथ उसको जो समझ मिल रही है। क्योंकि भिक्षाटन आप करेंगे तो समाज में आप जाएंगे और समाज में आपको हमेशा अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। इससे हम सही गलत का भेद, सही गलत में एक सामंजस्य स्थापित करने का जो तरीका है वो हम सीख सकते हैं। अगला जो हम देखते हैं कि इससे और क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं वर्तमान में। तो जब गुरु मौखिक रूप से शिक्षा देते थे तो विद्यार्थी उसका चिंतन और मनन करते थे। आज के विद्यार्थी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह चिंतन और मनन करना भूल गया है। उसे चिंतन और मनन शक्ति का एहसास ही नहीं है। यदि हम कोई कंटेंट 1 घंटे पढ़ते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम कम से कम उस कंटेंट को, इस 1 घंटे के पढ़े हुए कंटेंट को 5 मिनट मनन करें, चिंतन करें। इससे होता क्या है कि वह कंटेंट आपके मस्तिष्क में लगभग अस्थायी रूप से समाहित हो जाता है और आप फिर कम अभ्यास में ही उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो यह आज के विद्यार्थी को उन चीज़ों से इसको ग्रहण करना चाहिए। अगली बात है कि वृक्ष की छाया के नीचे कक्षाएं चल रही हैं, तो हो सकता है कि इसका एक कारण यह भी रहा हो कि उस समय पारंपरिक कक्षाएं जैसी कोई चीज़ न रही हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा हो। लेकिन हमें यह बात उससे समझना चाहिए कि यह छात्र को पर्यावरण से सीधे सीधे जोड़ता था। आज हमें पर्यावरण की शिक्षा अलग से देनी पड़ रही है और वहाँ गुरुजी बिना किसी औपचारिक पाठ्यक्रम के पर्यावरण की शिक्षा बैठे बिठाए व्यवहारिक रूप से दे देते थे। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण उसकी जो है बात हो सकती है। अगला जो है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वह समाज के उत्थान, समाज के सहकार, समाज के सहयोग पर आधारित थी। क्योंकि कोई विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, इसलिए समाज के योगदान से वह गुरुकुल संचालित होता था। समाज के सहयोग से समाज भोजन उपलब्ध करा रहा है, कपड़े उपलब्ध करा रहा है, अन्य वस्तुओं को उपलब्ध करा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी में एक यह विचारधारा बनती थी कि मैं समाज के सहयोग से अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे गुरुकुल से निकलने के बाद समाज को कुछ देना है। आज विद्यार्थी इस दायित्व को भूल गया है कि वह अध्ययन किसके लिए कर रहा है। सरकार के संसाधनों पर अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसका यह दायित्व है कि सरकार को पैसे कहाँ से मिले। सरकार को पैसा मिला जनता के टैक्स से। तो विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज को उतना उसका हिस्सा वापस करे। कैसे वापस करेगा? उसमें अच्छी नैतिकता हो, उसमें सद्गुण हो, उसमें अच्छे विचार हों, उसमें समाज को जोड़ने का भाव हो। अगर ये सब भाव उसके अंदर भरे होंगे तो समाज को कुछ दे सकता है। और यदि उसमें समाज को तोड़ने जैसे गुण होंगे तो इसका मतलब कि उसने समाज से लिया तो, लेकिन समाज को उसने कुछ वापस नहीं किया। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा ग्रहण होती थी, तो हमें इस दोष पे भी प्रकाश डालना अति आवश्यक है कि उस समय शूद्रों का शिक्षा पे अधिकार नहीं था, वर्तमान में है। तो हमें उससे यह सीखना पड़ेगा कि हम उस समय की अच्छी चीज़ों को सीखें। अगर कोई वर्ग शिक्षा से वंचित था तो हमें आज के समय में उसकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा पे किसी एक जात या किसी एक धर्म का अधिकार नहीं हो सकता। तो हमें यह सीखने की आवश्यकता है। अगली बात कि उस समय राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, नृत्य, कला, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब ये है कि आज के समय में विद्यार्थी को ये चाहिए कि वह अपने विषयों के साथ साथ अन्य विषयों के संदर्भ में भी और उसके विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। वह कुएं का मेढक न रहकर एक
संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण व्यक्ति या संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण उसके अंदर हो सकता है। तो आशा है कि वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था और उसकी प्रासंगिकता पर एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ होगा। यदि कोई और बिंदु होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव के रूप में डाल सकते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।